नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमारी मनीषा, सहायक प्राचार्य, हिंदी विभाग, कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। विद्यार्थियों, आज मैं इस व्याख्यान में उषा प्रेमवदा जी की कहानी वापसी की समीक्षा पर विचार विमर्श करूंगी। हिंदी कथा लेखिकाओं में उषा प्रेमवदा जी का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उषा प्रेमवदा वैसे तो कानपुर में जन्मी, कानपुर की रहने वाली, लेकिन वह एक प्रवासी भारतीय महिला है जो अमेरिका में रह रही थी। उषा प्रेमवदा जी की कहानी वापसी यथार्थ को दर्शाता है। एक आदर्श से यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने वाली कहानी है। उषा प्रेमवदा की कई रचनाएं जैसे रुको भी नहीं राधिका, शेष यात्रा, 55 खंभे लाल दीवार, ये सारे उपन्यास हैं और कहानियाँ जिसमें कि कितना बड़ा झूठ और कई संकलित कहानियों का संग्रह है। उषा प्रेमवदा जी भारतीय परिवेश में छठे सातवें दशक में जिस तरह का एक मध्यम वर्गीय परिवार में दो पीढ़ियों के बीच जिस तरह के एक खाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन दोनों पीढ़ी के बीच की का जो वैचारिक टकराव है, इन टकरावों को दर्शाया है। वापसी कहानी एक तरह से कहें तो वृद्ध विमर्श की ओर भी हमें विचार करने के लिए प्रेरित करता है। कहानी के प्रमुख पात्र गजाधर बाबू के जीवन और उनके परिवार, उनके मनोभाव, उनकी संवेदनाओं से लैस यह कहानी हमें एक बार सोचने पर विवश करती है कि दो पीढ़ी के बीच का जो अंतर है वह क्या इतना ज़्यादा होना लाजमी है कि व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करने लगे। आइए हम इस कहानी की समीक्षा करते हैं। जब भी हम किसी रचना की समीक्षा करते हैं तो सबसे पहले हम उसके शीर्षक पर विचार करते हैं, उसके बाद वातावरण, कथावस्तु, पात्र योजना, कथोपकथन, भाषा शैली और फिर उद्देश्य। इन सभी बिंदुओं पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले शीर्षक पर हम विचार करें। कहानी का शीर्षक वापसी है। गजाधर बाबू के नौकरी से रिटायर होने के बाद अपने घर संसार में पूरे हर्षोल्लास के साथ पहुंचना और उसके बाद वहाँ से हतोत्साहित हो
दुखी हो, पुनः लौट आना और दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेना, दूसरी नौकरी पर लग जाना, वापस चले आना उस घर से। यही कहानी है जिसके कारण इस कहानी का शीर्षक वापसी रखा गया। अब हम दूसरा बिंदु वातावरण पर विचार करेंगे। तो इस कहानी की रूपरेखा, पूरी की पूरी कहानी भारतीय मध्य वर्गीय परिवेश की है। उषा प्रेमवदा जी ने पूरी तरह से उस मध्य वर्गीय परिवेश, उस वातावरण को अपनी कहानी में चित्रित किया है। छठे सातवें दशक, चूंकि यह कहानी 1960 ईस्वी में लिखी गई थी, तो उस समय की जो परिस्थितियां, एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से जो अंतर था, आधुनिकता की ओर अग्रसर होती नई पीढ़ी और पुरानी परंपरागत पीढ़ी, इन दोनों के बीच जो टकराव और उस टकराव के पश्चात अलगाव की भावना, ये सारी चीजें इस कहानी में दिखाई देती हैं। तीसरा, कथा वस्तु। कथा वस्तु अर्थात कहानी का सारांश। कहानी कुछ इस प्रकार से है। गजाधर बाबू रेलवे में नौकरी कर रहे हैं और वह रिटायर हुए। रिटायर होने के साथ सामान बांध रहे हैं। उनका मन बहुत उत्साहित है अपने घर वापस जाने के लिए, जिसकी कल्पना वो हमेशा हमेशा किया करते थे जब वह नौकरी में थे। इतना उत्साह है कि उनके आसपास के वातावरण में वहाँ के लोग जो दुखी हो रहे हैं, उनके दुख से भी वह तादाद में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं अपनी उस खुशी के आगे जो उन्हें उनके परिवार में जाकर मिलने वाली है। गजाधर बाबू खुशी खुशी अपने परिवार पहुंचते हैं, लेकिन परिवार में उन्हें सब कुछ बदला सा दिखता है। लगता है उनके जाने से कोई खुश नहीं है, सब अपने अपनी दुनिया में मगन है। बड़ा बेटा अमर और उनकी बड़ी पुत्री कांति, जिसका विवाह हो चुका था, छोटी पुत्री बसंती, अमर और बसंती दोनों मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन अपने पिता को देखकर गंभीर हो जाते हैं। पत्नी पूजा में रत थी, वह भी अपने पति को आया हुआ देखकर खुश होती है, लेकिन अपने घर गृहस्थी की बातों से उन्हें अवगत कराती है। बहू जो कि घर के काम में हाथ का न बटाकर अपनी ही दुनिया में रमना चाहती है। और जब गजाधर बाबू आते हैं तो उनके अपने ही घर में उनके लिए चारपाई बैठक में लगाई जाती है, और उसके बाद कुछ वैमनस्य, कुछ बातों के बाद उनकी चारपाई पुनः उनकी पत्नी के कमरे में, जिसमें जगह बहुत ही कम था, किसी तरह लगाई जाती है। गजाधर बाबू अपने अनुशासन में अपने परिवार को रखना चाहते हैं, लेकिन उनका अनुशासन किसी को वरेण्य नहीं है, या यूँ कहें कि उनकी उपस्थिति किसी को अच्छी नहीं लगती, ऐसा उन्हें आभास होता है। हर किसी को लगता है कि पिताजी के आने पर बंदिशें बढ़ गई हैं, यहाँ तक कि अमर घर को बदलने की, अलग रहने की बात तक कर देता है, जिसके कारण गजाधर बाबू टूट जाते हैं। इन्हीं सब ताना बाना के बीच गजाधर बाबू एकदम निराश और हतोत्साहित से होकर अंततः अपनी पत्नी को कहते हैं
कि मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूँगा, 2 पैसे घर में आएंगे, इसलिए मैं दूसरी नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। उनके जाते ही फिर सब कुछ पूर्ववत हो जाता है, घर का माहौल पहले तरह हो जाता है। तो ये कहानी का सारांश है। अब हम विचार करेंगे पात्र योजना पर। तो गजाधर बाबू इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। उनके अतिरिक्त गणेशी, उनका बड़ा पुत्र अमर, एक पुत्री जिसकी शादी हो चुकी है वह कांति, जिसका जिक्र बस नाम भर हुआ है, एक नौकर जिसका महज जिक्र होता है, उनकी पुत्री, छोटी पुत्री बसंती, छोटा पुत्र नरेंद्र, ये दोनों, और उसके बाद उनकी पत्नी। इतने ही पात्र हैं इस कहानी में। अगला कथोपकथन हम देखते हैं कि इस कहानी का जो कथोपकथन है वह बहुत ही चुस्त, संक्षिप्त और पात्रानुकूल है, जो कि कहानी को गति देता है। अब हम विचार करेंगे भाषा शैली। तो इस कहानी की भाषा शैली सरल, सुगम, स्वाभाविक, यथार्थ परक, मुहावरों, स्थानीय बोली, अंग्रेजी के शब्द, उर्दू के शब्द, इन सब का इस्तेमाल हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि कहानी में ज़रूरत, लापरवाही, बिटिया, सिटपिटाई, ड्यूटी, घर में घुसे रहना, होश आना जैसे शब्द और ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं उद्देश्य। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? एक और तो जब हम कहानी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि उषा प्रेमवदा जी कहानीकार इस कहानी के माध्यम से हमें एक मध्यम वर्गीय परिवार का दर्शन कराता है। लेकिन इस कहानी को अगर हम देखें तो कहानीकार का उद्देश्य हमें 2 चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करता है। पहला कि 2 पीढ़ी के बीच जो अंतर दृष्टिगत हो रहे हैं समाज में, एक नई पीढ़ी जो आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रहा है और दूसरी पुरानी पीढ़ी जो अपनी पारंपरिकता को, अपनी परंपरा को बचाए और संजोए रखना चाहता है, पकड़े रहना चाहता है। इन दोनों के बीच के टकराहट को दिखाता है। अगर हम इस कहानी को इस रूप में लें कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो जीवन भर अपने परिवार के लिए समर्पित रहा, अपने परिवार के लिए सब कुछ करता रहा, त्याग करता रहा, अपने परिवार के लिए दिन रात सोचता रहा, वह व्यक्ति जब अपनी नौकरी से रिटायर होकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का अरमान लिए वापस आता है तो परिवार के लोगों के पास उसके लिए वक्त नहीं है। यह सबसे बड़ी समस्या है आज के समाज की। व्यक्ति संवेदनाओं से शून्य होता जा रहा है। आज की पीढ़ी जिस तरह से संवेदना शून्य होती जा रही है, उस पीढ़ी को उनकी संवेदना और अपनी भारतीय संस्कृति, जहां हम
माता पिता को देवतुल्य समझते हैं, उनकी अवहेलना न करना, उन्हें आहत न करना, यह दिखाता है। गजाधर बाबू का वापस जाना दिल के तार को टुकड़े टुकड़े कर देता है। उनकी संवेदना, उनकी भावना कितनी आहत हुई होगी, इसका अनुमान लगाना अनिवार्य है। आज की पीढ़ी को, जो आधुनिकता को अपना रही है और अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार से दूर होती जा रही है, उसे वापस लौटना आवश्यक है अपनी भारतीय संस्कृति के पास। तो ये कहानी उषा प्रियंवदा जी ने वापसी के माध्यम से हमारे आज की युवा को जागरूक भी करना चाहती है कि हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं, उनकी भी संवेदनाएं हैं, उनके भी मनोभाव हैं, उन्हें महज टकसाल नहीं समझा जाए। धन्यवाद। अगले किसी व्याख्यान में किसी और विषय पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।